हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। जो टोटल इनकम का या किसी भी एसएससी का टोटल इनकम जब हम निकालते हैं, इसका सेकंड हेड है। ये सेकंड हेड के अंदर आता है। पहला हेड हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सैलरी। ठीक है, आप इस मेरे चैनल पे जाके आप इस सैलरी से रिलेटेड काफ़ी मैंने वीडियो डाले हैं, और उससे पहले भी जितने भी हैं वीडियोज हो सकते हैं हमने डाले हैं। अब आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जिसको हम एचबी बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका सेक्शन जो है आपके स्टार्टिंग पे लिख रखा है हमने, सेक्शन नंबर 22। ठीक, आगे हम बात करेंगे एक एक करके, हम सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल पे डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। चलते हैं, सबसे पहली बात करते हैं जो सेक्शन 22 है वो किस बारे में बात करता है कि एनी इनकम फ्रॉम हाउसेस, बिल्डिंग, बंगलो, गो डाउन एक्सेट्रा आर टू बी असेस्ड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो सारी इनकम आएगी जो क्या है, इनकम क्या तो घर से होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस, बिल्डिंग से, बंगलो से, गोडाउन से, जिनको किसके अंदर एसेस किया जाता है। एसेस मतलब टैक्स लगाया जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एचपी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करें व्हाट इज इनकम फ्रॉम, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सिंपल सा आंसर है एनी इनकम दैट अराइजेज फ्रॉम हाउस, बिल्डिंग, बंगलो, गोडाउन एक्सेट्रा एंड देयर इनकम आर टू बी असेस्ड अंडर द सेम हेड, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे एसेस किया जाता है, एक चीज़ याद रखना है कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे एसेस की जाती है। वो जो है एनुअल वैल्यू जो भी आएगी प्रॉपर्टी की, उसमें से हम जब डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24, तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी चीज़ को मैं पूरा डिटेल में आपको आगे आने वाला, तो आगे बात करेंगे हम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन नंबर 23 के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में एक्चुअल में हाउस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, और कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये बिजनेस का पॉइंट है या हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट आउट बन के आए हैं। मैंने एक ग्राफ बना रखा, उसमें देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम लेट आउट। अगर आपका मकान किराए पर लगाया गया, ये ध्यान रखिए पहला पॉइंट। ठीक, वो रेसिडेंस पर्पज़ के लिए होना चाहिए, मे बी यूज्ड एज रेसिडेंस और बिजनेस, किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, मगर अपने बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए, स्वयं के बिजनेस के लिए। जिसकी प्रॉपर्टी है, अगर कोई एसएससी है उसकी खुद की बिजनेस, उसने खुद के लिए बिजनेस करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा हाउस प्रॉपर्टी, वो बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, जो कि अगला हेड होने वाला है हाउस इनकम है, इनकम फ्रॉम टोटल इनकम का जो नेक्स्ट हेड आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, उस हेड के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब है कि अगर आपने मकान किराए पे लगाया है तो वो क्या आएगा, कम्स अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, अगर ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस, खुद के रहने के लिए, स्वयं खुद अगर उस मकान पर रह रहे हैं, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। इसमें टैक्स कैसे लगेगा और कैसे इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, मैं आने वाले इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक, एक और आता है यूज्ड। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है वो अगर एसएससी के द्वारा यूज की जा रही है स्टॉक एंड ट्रेड के तौर पर, स्टॉक एंड ट्रेड दैट मीन्स स्टॉक के तौर पे, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टॉक के तौर पर आएगी तो वो क्या है, बिजनेस के अंदर आ जाती है, क्योंकि उसका नेचर बदल जाएगा। प्रॉफिट एंड बिजनेस या प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन इसके अंदर है। मान लिया जाए किसी कॉन्ट्रैक्टर के बहुत से फ्लैट है जिनको बेचना है, मगर वो स्टॉक पे है, मतलब बिके नहीं है, दैट मीन्स वो चीज़ें जो आएंगी वो सारी प्रॉपर्टी बिजनेस कैटेगरी के अंदर आएंगी। एंड फाइनली जो लास्ट ये कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है वो ये है, यूज्ड फॉर, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए, हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, खुद के बिजनेस के लिए अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, खुद के बिजनेस के लिए अगर अपनी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, उस केस पे क्या होगा, वो सारी प्रॉपर्टी किस कैटेगरी के अंदर आएगी, उसकी आने वाली इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ना आते हुए इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी में आएगी। ठीक, इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी में आने वाली है ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस के केस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर मकान किराए पर लगाया गया है तो उससे आने वाली इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। ठीक है, मगर वो बिजनेस अपने लिए नहीं होना चाहिए। अगर अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं और वो उससे आने वाला किराया जो होगा बिजनेस प्रोफेशन के कैटेगरी में आता है। ठीक, खुद के रहने के लिए अगर मकान है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस पे, तो उस केस में जो भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आएगी। मगर आपने
हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे यूज्ड कर रखा है, तो वो बिजनेस हेड के अंदर आएगी। इसको हम प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस एंड प्रोफेशन कहते हैं। इस हेड के अंदर जो नेक्स्ट हेड होने वाला है हाउस प्रॉपर्टी के बाद, नेक्स्ट थर्ड हेड होने वाला है। देन उसके बाद अगर बिजनेस खुद के बिजनेस, अगर अपनी प्रॉपर्टी में कोई अपना ही बिजनेस कर रहा है या कोई अपना प्रोफेशन चला रहा है, तो उस केस पे भी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन कैटेगरी में आती है। ठीक, आगे बात करेंगे डिफरेंट वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया नोट करिए, इस पूरे क्वेश्चन पे, इस पूरे जो हेड है, इस पूरे हेड पे अब आपको यही चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि बिना इनको समझे आप पूरा चैप्टर समझ में नहीं आने। अब बात करेंगे हम डिफरेंट वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के डिफरेंट वैल्यूएशन। अब प्रॉपर्टी का जो हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, HP पे हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते समय कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अब जो होने वाला है, इन टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी बात होगी म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी, उसका वैल्यूएशन जो होता है वो नगर पालिका के द्वारा या लोकल म्यूनसिपैलिटी जो होती है उसके द्वारा किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय लोकल म्यूनसिपैलिटी। लोकल म्यूनसिपैलिटी जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करती है, किराया निर्धारित करती है, डिटरमाइन करती है, वैल्यूड करती है, उसको म्यूनसिपल वैल्यू कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं नगर पालिका मूल्यांकन। नगर पालिका मूल्यांकन। ठीक, ये ध्यान रखना, नगर पालिका जो डिसाइड करती है, नगर पालिका या नगर निगम जो डिसाइड करेगी किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का किराया डिसाइड करेगी, वो म्यूनसिपल वैल्यू कहलाती है। ठीक, सेकंड आता है फेयर रेंट, जिसे FR को बोलते हैं फेयर रेंट। ये MV हो गया, म्यूनसिपल वैल्यू। फेयर रेंटेड वैल्यू, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मीन्स साइज स्पेसिफिकेशन इन द सेम लोकेलिटी। अगर किसी लोकेलिटी में किसी प्रॉपर्टी का क्या किराया चल रहा है, उसे बोलते हैं, उसका वैल्यूएशन करने के लिए उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो है उस बेस पे किया जाता है, जो उस एरिया में किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का किराया चल रहा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू या फेयर रेंटेड वैल्यू, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उचित किराया। उचित किराया। ठीक, ये तो हो गया। देन थर्ड आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट दैट मीन्स, ये आपने अभी पता चला, मानक किराया। इसको जो डिसाइड करता है वो रेंट कंट्रोल एक्ट करता है। ये ध्यान रखना है आपने। ये बहुत ही रेयरली या कोई क्वेश्चन में आएगा, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंटेड वैल्यू में, तो उसका जो लास्ट में इशू निकल के आता है वो स्टैंडर्ड रेंट के थ्रू हम सॉल्व आउट करते हैं। इसका मतलब है कि जो वैल्यूएशन किया जाता है प्रॉपर्टी का, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या, मानक किराया, जो वैल्यूएशन किया जाता है प्रॉपर्टी का खासकर किराए को लेकर, डिटरमाइन द रेंट बाय रेंट कंट्रोल एक्ट ऑन अ कंसर्न स्टेट। किसी भी स्टेट पे एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है या रेंट कंट्रोल बोर्ड होता है, उसको उसे तो बोलते हैं RCB है, रेंट कंट्रोल बोर्ड। वो स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड करती है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट निकल के आता है किराया देने में और म्यूनसिपल वैल्यूएशन में कोई डिफरेंशिएट आती है, तो रेंट कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। ठीक, अब फाइनली जो लास्ट आता है वो एक्चुअल रेंट, जिसे हम AR बोलते हैं। इसे हम बोलेंगे वास्तविक किराया। ठीक है, वास्तविक किराया मतलब एक्चुअल में ये जितना आपको मिला है। इट इज द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेंट रिसीव्ड। जो आपको रेंट रिसीव हुआ है अपने टेनेंट से, उस टेनेंट से जो रेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट। ठीक है, हमारे पास 4 चीज़ें निकल के आ गई हैं। 4 चीज़ें क्या निकल के आई हैं? सबसे पहली बात हो गई म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू उसको कहते हैं जो नगर पालिका डिसाइड करती है। ठीक, सेकेंड आता है हमारा फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब है उचित किराया, जो क्या है, सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पर्टिकुलर रीजन पे या पर्टिकुलर एरिया पे किसी प्रॉपर्टी का रेंट होता है, हम उसको बोलते हैं फेयर रेंट, उचित किराया। एक स्टैंडर्ड रेंट होता है। स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करता है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, मगर कई बार जो होता है स्टेट में, हर एक स्टेट में रेंट कंट्रोल बोर्ड होता है जो क्या करता है, किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट डिटरमाइन करता है। और फाइनली ये एक्चुअल रेंट। ये चारों एक्चुअल दैट मीन्स वास्तविक किराया, जितने में आपको रेंट मिल रहा है किसी भी अपने टेनेंट्स के द्वारा। ठीक, टेनेंट मतलब किराएदार। अब बात करेंगे, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पॉइंट पर हम बने रहेंगे ताकि आपको आने वाली टॉपिक्स को जल्दी समझ में आएगा। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज एनुअल वैल्यू। अब सबसे पहली बात आती है कि एनुअल वैल्यू क्या होती है भाई। इट इज़ द वैल्यू फॉर विच प्रॉपर्टी कैन बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब जो वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं, वार्षिक मूल्य कहते हैं किसी भी वैल्यू का, एनुअल वैल्यू दैट मीन्स वैल्यू फॉर विच अ प्रॉपर्टी कैन बी लेट आउट।
एक साल के दौरान जो भी प्रॉपर्टी की लेट आउट हुई है, लेट आउट मतलब किराए पे लगाई गई है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू फॉर विच प्रॉपर्टी कैन बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। वर्ष बाई वर्ष मतलब ईयर बाई ईयर जो भी प्रॉपर्टी हम लेट आउट करते हैं, किराए पे लगाते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं एनुअल वैल्यू। सेक्शन 23 कहता है इसी का, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो है अंडर सेक्शन 23 होता है। ठीक, अब आप बात आती है कि हाउ टू डिटरमाइन ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(1). एडजस्टेड एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। जब, ये थोड़ा ध्यान रखना, जब फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर हम किराए पे लगाएंगे उस केस पे क्या होगा। ठीक, जो आपकी जीएवी निकलेगी, ये ग्रॉस लिखा जाता है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की अगर निकलेगी, वो उसमें से हम क्या करेंगे, म्यूनसिपल टैक्स, गवर्नमेंट जो म्यूनसिपल टैक्स जिसे नगर पालिका कर बोलते हैं, ओनर के द्वारा ये पेड होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, वो माइनस कर लेंगे, जो निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे एनुअल वैल्यू, ए भी बोलते हैं इसको, ए भी। ठीक, आगे मैं और चीज़ें इसको क्लियर करते हुए चलूंगा, अभी आपको इतना ही समझना है। आगे बात करेंगे हाउ टू डिटरमाइन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है, किराए पे लगाई गई है, तो उसमें से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाएगी, इस पॉइंट को आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि डिटरमाइन, एक फॉर्मेट रहेगा हमारा, फॉर्मेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट का एक कॉलम रहेगा। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे जीएवी, एनुअल ग्रॉस वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आपको जरा ध्यान रखना है कि जीएवी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, इसको निकालेंगे हम। इसको कैसे निकालते हैं मैं एक बार लास्ट में इसको फाइनली बताऊंगा, अभी आने वाले आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकालते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी को जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द बेसिस ऑफ 4 जी जो आपके गिवन है, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं जीएवी, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, उसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, म्यूनसिपल टैक्स, इसके द्वारा दिए जाने चाहिए ओनर के थ्रू। ठीक है, ये माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो आएगा हमारा एनुअल वैल्यू, जिसे बोलेंगे एवी। अब एक चीज़ और है, लेस होता है अंडर सेक्शन 24, याद रखना, उसमें 2 चीज़ें माइनस होती हैं, 2 चीज़ें। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो, अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 30% है इसका ऑफ एवी, जो भी एनुअल वैल्यू निकल के आएगी उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। और अगर क्वेश्चन पे मेंशन है, ये तभी माइनस होगा अगर उसने, एसएससी ने कोई अगर लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट जो है अंडर सेक्शन 24(b) के थ्रू हम माइनस करेंगे, ये दोनों माइनस किए जाएंगे, ये माइनस कर लेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी लेट आउट के केस पे। ठीक, आगे हम बात करेंगे हाउ टू डिटरमाइन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो बहुत सिंपल है कि भाई, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, स्वयं के रहने के मकान के लिए, जीएबी हमेशा नील हो जाती है। गवर्नमेंट ने ये थोड़ी फैसिलिटी दे रखी है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जीएबी हमेशा नील होती है, जो जीएबी होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो हमेशा नील होगी। तो ये आपको कुछ नहीं करना, मगर आपको इंटरेस्ट इसमें से डिडक्शन मिल जाती है। अगर आप इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल या होम लोन के लिए आपने क्या कर रखा है, एक लोन ले रखा है, उसमें से जो भी लॉसेज हैं उसको आप माइनस कर सकते हैं। कई बार ये इनकम और लॉस ज़्यादा आता है, लॉस फ्रॉम एसपी आ जाता है, कई बार मैक्सिमम केसेस में लॉस ही आता है। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस आता है क्वेश्चन पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है स्वयं के रहने के मकान, अगर आप स्वयं के मकान, रहने के मकान पे आप लोन लेते हैं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ना आके लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। कब आएगा, अगर आपने अपने मकान के लिए लोन लिया है, लोन हाउस बिल्डिंग के लिए है, बनाने के लिए खर्च का, और एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिनोवेशन के लिए है, सारे केसेस में। इनके बारे में हम आगे डिटेल में और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक, इस पॉइंट्स को देखते रहिए, अब आगे थोड़ा और इम्पोर्टेंट होने वाला है। फाइनली मैं एक कंक्लूड वे पे भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है। तो देखिए अब क्या होने वाला है आगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, जिसे RER बोलते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है उसमें हमने ध्यान देना है। एक तो है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जिसे MV और फेयर रेंट, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखना, ये ध्यान रखना, इसमें हाइस्ट जो होगा, हाइस्ट जो होगा उसको हमने कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, RER।
इन दोनों में जो हाईएस्ट होगा, क्वेश्चन में अगर आपके पास दिया है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो हाईएस्ट होगा उसको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। उस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को हमने स्टैंडर्ड रेंट के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक। तो जो ज़्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीएबी होगा। मगर स्टेप 2 पे क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 पे अब एक कंडीशन निकल के आती है। जब कंडीशंस क्वेश्चन पे होती है, कंडीशन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगी, क्वेश्चन में जो मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी जीएबी बदल जाती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब सकल मूल्यांकन जो भी है वो कितना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सकल वार्षिक मूल्यांकन जिसे बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, साल भर का जो किराया होगा वो कितना रहेगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए सेकेंड स्टेप है, उसकी एक पहली कंडीशन आती है, कंडीशन 1, व्हेन देयर इज नो अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट मतलब कोई भी ऐसा किराया जो नहीं मिला है, ऐसा किराया नहीं होना चाहिए। एंड नो वैकेंसी, एंड वैकेंसी पीरियड, ये ध्यान रखें, कोई भी किराया, कोई भी अनरियलाइज रेंट नहीं है और नहीं वैकेंसी पीरियड है। एंड द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट, और प्रॉपर्टी पूरे साल भर किराए पर लगी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रॉपर्टी है, ये साल भर में पूरा किराया मिला है, रेंट रिसीव्ड हो रखा है पूरे साल भर। दूसरा, नो वैकेंसी, मतलब साल भर खाली नहीं रहा, पूरा साल भर किराया है, उस केस पे अब क्या देखना है हमको, जीएबी जो निकालेंगे वो जो हाईएस्ट होगी, किसके बीच में, एक है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट RER और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो आपकी जीएबी होगी, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कब होगी, अभी कैसे निकाला था हमने, RER, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू में जो ज़्यादा होगा RER होता है, उसको कंपैरिजन करेंगे हम किसके साथ, एक्चुअल रेंट, वास्तविक किराए के साथ। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीएबी हो जाएगा, ठीक। मगर इसी का बी केस बनता है, यहाँ पर देखिए ये बी केस बनता है। बी केस क्या बनेगा, प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट प्लस वैकेंसी पीरियड, बट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इज नॉट मोर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। प्रॉपर्टी तो आपने किराए पे लगाई, ध्यान से सुनिए, वैकेंसी पीरियड भी, वैकेंसी मतलब हो सकता है 1 महीने के लिए खाली रहा हो मकान, या 2 महीने के लिए, कितना भी हो सकता है क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज मोर देन, अगर एक्चुअल रेंट मोर है तो उस केस में भी क्या होगा, जीएबी जो होगा, रेंट रिसीवेबल का केस लगेगा, जितना भी प्राप्त होगा। वो एक ही बात पड़ी कि भाई आपका रीजनेबल रेंट जो है और एक्चुअल रेंट अगर जब भी जो ज़्यादा होगा वही आपकी जीएबी होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस केस पे अगर आपका साल भर में किराया मिलता रहा रेगुलर, और दूसरा वैकेंसी पीरियड नहीं है, मगर मकान किराया, मकान जो है खाली नहीं रहा, तो उस केस पे आपकी ये रहेगी जीएबी निकालने के लिए। अब एक कंडीशन और बनती है, कुछ कंडीशंस हैं उसको हमने देखते रहना है, और क्वेश्चन पे जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अब कंडीशन आती है, एक कंडीशन और है, प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट, प्रॉपर्टी को क्या है, एक्चुअली लेट आउट कर रखा है, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रेंट भी रिसीव हो रखा है, रिसीवेबल इज लेस देन, कम है, इससे रीजनेबल रेंट से, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, खाली मकान खाली रहने के कारण आपका एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया, उस केस पे क्या होगा ये ध्यान रखना है आपको, एक्चुअल रेंट ही आपकी क्या हो जाएगी, जीएबी होती है, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एनुअल रेंट में से अगर हम रेंट पर्टेनिंग टू वैकेंसी, मकान खाली रहने के कारण जो भी नुकसान हुआ है उसको हम माइनस कर लेंगे। उस केस में अगर RER ज़्यादा होता है एक, दूसरा केस इसी का बनता है, साल भर में जो किराया मिला उसमें से अनरिलाइज रेंट जो किराया नहीं मिला, मान लीजिए 1,000 रुपये हमें साल भर में मिलना था, 1200 रुपये मिलना था सपोज, हर महीने के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से, 2 महीने का नहीं मिला, 200 रुपये नहीं मिला, तो हमारा 1,000 रुपये होता है, मगर ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 1100 है। अब इस केस में भी क्या होगा, हम इसको जीएबी मानेंगे, क्योंकि अनरिलाइज रेंट की वजह से या खाली रहने की वजह से अगर आपकी जी एक्चुअल रेंट कम हो जाता है किसी कंडीशन में, तो एक्सपेक्टेड रेंट को ना लेते हुए हम एक्चुअल रेंट को ही क्या मानेंगे, जीएबी मानते हैं, ठीक। ये रहा आपका अगली कंडीशन। थर्ड कंडीशन एक और आती है, ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस थर्ड कंडीशन को करते हैं एक बार, फिर इसके बाद काफ़ी लंबा हो जाएगा तो उस केस में हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। नाउ प्लस नो वैकेंसी पीरियड प्लस एक्चुअल रेंट रिसीव इज लेस देन रीजनेबल रेंट या रीजनेबल एक्चुअल रेंट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, उस केस में जो होगा, हम आपका किराया एक्चुअल रेंट में जो मिला है रीजनेबल रेंट माइनस करने के बाद अगर आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है, उस केस पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा होगा, तो उसी को हम जीबी मानेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको साल भर में 24,000 रुपये मिलने थे, मगर 3 महीने का किराया, 3 मंथ किराया नहीं मिला, अनरिलाइज मतलब नहीं मिला है, ठीक है। तो हम 2 महीने के हिसाब से हो गया तो 6,000 रुपये आपको नहीं मिला, तो कितना हो गया, 18,000 रुपये ही हो गया। मगर हम कहते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 20,000 है, तो इस केस में क्या होगा, हम इसी को क्या मानेंगे, जीबी मानेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर है, ठीक है। अगर वैकेंसी नहीं है, ये ध्यान रखिए, कंडीशन है अगर खाली रहने के कारण आपका खाली कोई नहीं रहा, साल भर किराया लगा है, तो उस केस में अगर आपका एनुअल रेंट जो है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से कम पड़ जाता है, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वही आपका जीएबी कहलाता है, ठीक। एक कंडीशन और है, ये देख लिया होगा आपने, ठीक। ये
अब ये कंडीशन 3 हो गई है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, ऊपर की कंडीशन को और देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन आपको देख ली हमने, जब हमारा क्या होगा, एक्चुअल रेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी के कारण जो है हमारा एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम पड़ जाता है, तो उस केस पे क्या होता है ये आपको ध्यान देना है, उस केस पे एक्चुअल रेंट को ही लेना पड़ता है। मगर अगर वैकेंसी नहीं है, साल भर किराया लगा है, कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब किराया लगा हुआ है, साल भर में किराया लगा हुआ है लगातार, और उसमें पैसा बराबर मिला है, किराया बराबर मिला है, उस केस में अगर रीजनेबल रेंट से कम होता है एक्चुअल रेंट, तो हम क्या मानेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को ही क्या मानेंगे, जीएवी मानेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने ऊपर फॉर्मेट पहले बता दिया है, ठीक है। ये फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन होने हैं सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट हम जो पढ़ेंगे उसमें अगली कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है।